नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं इस दीपावली और छठ की छुट्टी के एंजॉय के साथ। और आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को दीपावली, छठ सबकी हार्दिक शुभकामना आप लोगों को है। आप लोगों को आगे एंजॉय भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि एंजॉय अपने जगह पे वो आपको बूस्टअप करती है, आपके लिए प्रोटीन का काम करती है, लेकिन आपकी नॉलेज जो है वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। अतः अभी जो आप सेशन देख रहे होंगे, ये लगातार एक वीक का आपका वैसा सेशन चलेगा जो क्वेश्चन ना तो टफ होगा, ना ही वो क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन बार बार पूछे गए प्रश्नों का एक विशेष कलेक्शन होगा, विशेष संग्रह होगा, जो मैंने बिहार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार के एग्जाम में जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को लाए हैं। अतः दिन भर पूरा एंजॉय कीजिए। अभी छुट्टी का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के 8:30 बजे शेड्यूल वे में आप मेरे साथ आइए हमारे इस चैनल पे, और इस वीडियो का, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का एंजॉय लीजिए और उसको समझिए, सीखिए। उसके बाद फिर दिन भर घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के 8:30 बजे से 9 बजे ये आधे घंटे आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए जरूर दीजिए। तो आइए हम आपको क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और बिहार के एग्जाम में खास करके बार बार पूछा जा रहा है। इसको आप लोग जरूर देखिए, और आपके हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले सोचते हैं, और यार ये तो बिहार का क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन किसी का होता नहीं है, ये क्वेश्चन बिहार में बार बार पूछा गया है, ये आपके सेंट्रल एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसलिए ये नहीं सोचना है ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग अपने दिन भर मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के 8:30 बजे इस सेशन का मजा लीजिए, छुट्टी का भी मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देता है, यानी जब सूर्य उदय होता है नहीं तो उस समय देखिएगा सूर्य की पूरी लालिमा आपको दिखाई देती है, और जब सूर्यास्त होता है उस समय भी आपको सूर्य की पूरी लालिमा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देना किसका कारण है। तो सूर्य अस्त होते समय जो आपको लाल दिखाई पड़ता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो आपका सूर्य जो है वो आपको सूर्यास्त होते समय, यानी अस्त समय, वो आपको लाल दिखाई देता है। लेकिन कभी इस क्वेश्चन में क्या करता है, थोड़ा घुमा के पूछता है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। तब आंसर होता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन था कि अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन यही सवाल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य उदय से पहले, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, जब क्वेश्चन ये पूछा जाए सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दो तरह का सवाल है, एक सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन सूर्य अस्त समय जो सूर्य की लालिमा आपको दिखाई देती है वो लाल क्यों दिखाई देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रकीर्णन ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर हो गया। ये दोनों तरह की कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, इसी तरह से जो बार बार पूछे गए सवाल है, और ये सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको आपकी कलम को रोक लेता है, आपके कर्सर को रोक लेता है, आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि इसका आखिर आंसर बी मारे या सी। तो ऐसे प्रश्न लिए और बार बार पूछे गए हैं, इसलिए पूरी सेशन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंस चीज लगेगा उसको नोट्स अपनी कॉपी में जरूर कर लेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफेद कपड़े
पहने जाते हैं क्यों? यदि आप भी गौर करते होंगे, जैसे हम लोग अभी व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, तो गर्मी के समय में लोग ज्यादातर देखे होंगे सफेद कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि वो सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं मेरे दोस्त? क्योंकि ये सफेद कपड़ा क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश को या उष्मा को ज्यादा परावर्तित करता है, यानी ये अवशोषित कम करता है और परावर्तित ज्यादा करता है। तो जब ये ज्यादा परावर्तित करेगा तो आपके बॉडी को क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा गर्मी आपको नहीं लगेगा। इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि ये उष्मा और प्रकाश का परावर्तन ज्यादा करता है। अब ऑप्शन में देखेंगे, पहला था कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ये गलत है। सफेद कपड़े उष्मा का अवशोषक नहीं होता है, उष्मा का परावर्तक होता है। और काला कपड़ा की बात करेगा तो काला कपड़ा उष्मा का अवशोषक होता है। तो गौर कीजिएगा, जब ये क्वेश्चन काले कपड़े का होता कि काला कपड़ा जो है, ये काला कपड़ा क्या होता है, तो काला कपड़ा उष्मा का अवशोषक होता है, उष्मा का ज्यादा अवशोषक ये काला कपड़ा होता है। इसलिए ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, अभी ठंडी की मौसम आ रही है, जब ठंडी के मौसम की बात होगी तो ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करेंगे? ठंडी के मौसम में काला कपड़ा पहना जाता है, क्योंकि काला कपड़ा उष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये सवाल क्या पूछा था गर्मी में सफेद कपड़े का, तो सफेद कपड़े उष्मा का जो है अच्छा परावर्तक होता है, उष्मा को वो परावर्तित करता है, अवशोषित नहीं करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी उष्मा को वो परावर्तित करता है। और काला कपड़ा क्या करता है? अवशोषित करता है। इसलिए ठंडी के मौसम में हम लोग काला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो उष्मा का ज्यादा अवशोषक। क्लियर ना? चलिए, कितना ये मजेदार क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए। आप लोग एकदम गौर से इन सारे सवाल को देखिए, और जो इससे रिलेटेड बातें बताते हैं उसको सीखिए, एकदम एंजॉय के साथ आप अपनी इस क्लास को कीजिए। रात के 8:30 बजे से 9 बजे पर डे रूटीन बंद होके आप ये सोचिए कि आपकी ये क्लासेस है और आपको करना है, तभी आप रेगुलर कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, सोचेंगे बाद में लोग यार बाद में देख लेंगे, वो नहीं देख पाते हैं, छूट ही जाता है। इसलिए आप लोग रात के 8:30 बजे हमारे साथ आए और इसको देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। यानी आप देखे होंगे, जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके पॉकेट से पेन को निकलवा दिया जाता है। यदि आप चुरा के अपने पॉकेट में पेन लेके चले जाते हैं तो समझिए उसकी स्याही निकलकर क्या करेगी? आपके कपड़े को खराब कर देती है। तो पेन की स्याही क्यों निकल जाती है? क्योंकि हवाई जहाज ऊपर से ग्रो करता है, यानी ऊपर वो फ्लाई करता है। जब वो ऊपर वो फ्लाई करता है, ऊपर से चलता है, तो जैसे जैसे आप सतह से, ये मान लिया जाए आपके पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की क्या है मेरे दोस्त? ये पृथ्वी की सतह है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? वायु दाब कमते जाता है। वायु दाब क्या होता है मेरे दोस्त? जब आप पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है मेरे दोस्त? कम होता है। पृथ्वी सतह से जब आप ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है मेरे दोस्त? तो वायु दाब कम होता है। तो जब ऊपर जाएंगे और वायु दाब कम होता है तो आपके पेन का दबाव बढ़ जाता है और स्याही क्या होती है? निकलने लगती है। तो वायु दाब कम होने के कारण, यानी वायुमंडल के वायु दाब कम होने के कारण, और ये पेन जो है, इस पेन का दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है? पेन की स्याहियां निकलने लगती है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? वायु दाब में कमी के कारण ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ए नंबर, वायु दाब में कमी के कारण क्या होती है? कलम की स्याहियां बाहर निकल जाती है। क्योंकि नियम कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दबाव बढ़ता जाएगा। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य ग्रहण का मतलब मेरे दोस्त होता है पृथ्वी से सूर्य का दिखाई नहीं पड़ना। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये आपका सूर्य है, तो क्वेश्चन था सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये क्लियर, सूर्य ग्रहण अमावस्या को आती है। लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है और ये किस स्थिति में ऐसा उत्पन्न होता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि जब कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए आपकी पृथ्वी जो है
इस पृथ्वी से आपका सूर्य दिखाई नहीं देता है। जब कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए आपकी पृथ्वी से ये सूर्य दिखाई नहीं पड़ती है, तो वैसी स्थिति को आप क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसा कब होता है? तो गौर कीजिएगा, जैसे ये आपका सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो फिर पृथ्वी से क्या होता है? इस चंद्रमा के आ जाने से सूर्य कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए दिखाई नहीं पड़ता है। और ये स्थिति जो है, इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सूर्य ग्रहण। और ऐसी स्थिति कब आती है? तो ऐसी स्थिति जो है अमावस्या को आती है। ऐसी स्थिति मेरे दोस्त कब आता है? तो ऐसी स्थिति अमावस्या को आती है। तो आपके ऑप्शन में है क्या? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। यानी इसका आंसर हो जाएगा भाई मेरे ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। कभी कभी क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा, इस तरह से घुमा कर भी पूछता है। यदि आप क्वेश्चन भी बनाते होंगे, ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इसको कौन सा ग्रहण कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तब उसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। तो ये क्वेश्चन आपका सूर्य ग्रहण का था, तो आंसर क्या हो गया? अमावस्या के दिन। और यदि चंद्र ग्रहण की बात होती तो आंसर पूर्णिमा होता। तो ध्यान देना, ये आपका पूर्णिमा जो है, ये पूर्णिमा का दिन कौन सा ग्रहण होता है मेरे दोस्त? तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है। कौन सा भाई? तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एकदम आप लोग कंटिन्यू रात के 8:30 से 9 आप मेरे साथ रहिए। यकीन मानिए कि साइंस की दुनिया से हम आपको आजाद करा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण कहेंगे। और ये कब आता है? अमावस्या के दिन। और जब क्या कहते हैं आपकी पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, जब आपका सूर्य, यहां पर सूर्य मान लिया जाए और यहां पर हो गया आपका चंद्रमा, ये सूर्य हो गया चंद्रमा, जब इसके बीच में ये पृथ्वी आ जाएगी तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। गौर कीजिएगा, इस वाले पिक्चर को अब हम हटा देते हैं। ये तो आपका सूर्य ग्रहण का था, हम चंद्र ग्रहण का आपको फिर से बना देते हैं। ये सूर्य ग्रहण वाला क्लियर है, यानी अमावस्या वाला जो है ये आपका क्लियर हो गया कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण आती है। अब देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है मेरे दोस्त? चंद्र ग्रहण को हम आपको बता देते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया, यहाँ पर आपका सूर्य हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? आपका चंद्रमा हो गया। अब इसके बीच में क्या होगा? जब आपका पृथ्वी आ जाएगा, इसके बीच में क्या होगा कि आपका पृथ्वी आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस भाग में आएगा, लेकिन उल्टा में तो नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी से ये चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और ये कब आती है मेरे दोस्त? तो ये पूर्णिमा के दिन आती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा और ये अमावस्या के दिन होती है। और इस कंडीशन को देखेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगता है। और ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। क्लियर? तो ये सारे आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है और उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल कहता है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? यानी आपके आकाश में जो ज्यादा चमकीला तारा दिखता है वो आपका साइरस कहलाता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है भाई? तो आपका साइरस है। मन में सवाल आएगा, ये नेबुला के बारे में आपको हम बता दें। नेबुला जो है वो एक प्रकार का प्राचीन सन है। यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रहा था, सूर्य की उत्पत्ति हो रहा था, तो उस समय जो एक ब्रह्मांड के टकराने से जब छोटे छोटे टुकड़ों में सारथी बच गई थी, तो उस समय जो एक चमकीला आकाश में पिंड दिखता था वो नेबुला कहलाता था। बाद में वही सूर्य बना। तो नेबुला जो है यह क्या है? आपका प्राचीन सूर्य है।
नेबुला क्या है भाई? तो नेबुला जो है वो आपका प्राचीन सूर्य है। हम आपको एक टॉपिक पर आए थे, इवोल्यूशन उद विकास, उस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको आप वीडियोज में जब जाइएगा, इवोल्यूशन का इकोलॉजी का एक वीडियो होगा, वहां पर हम इसके बारे में चर्चा किए थे कि किस तरह से लोग आदि मानव से इस रूप में आया, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे सूर्य का निर्माण हुआ। तो उसी समय इस नेबुला की चर्चा हम लोग करे थे, जो कि आपको प्राचीन सूर्य के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपका कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? यानी पृथ्वी का दो तरह का व्यास होता है। यदि यह हम गौर कीजिएगा, ये मान लिया जाए आपका पृथ्वी हो गया, क्लियर। अब ये पृथ्वी का क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, और ये पृथ्वी का साउथ पोल हो गया। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। और ये क्या हो गया? विषुवत रेखा। ये आपका हो गया विषुवत रेखा। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका विषुवत रेखा। यानी पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये जो आपका विषुवत रेखा है, इसका व्यास हो गया, क्योंकि मान लिया गया पृथ्वी को एक सर्किल, तो इसका ये विषुवतीय व्यास कहलाता है। तो इसका जो विषुवतीय व्यास है, ये 12,756 किलोमीटर होता है। यानी है, याद रखना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो 12,756 किलोमीटर। यानी ये आपका जो ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। यानी ईस्ट और वेस्ट को जो मिलाती है, या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये विषुवत रेखा हो गया, और विषुवत रेखा की लंबाई कितना, यानी विषुवतीय व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर। और जो दोनों पोल को मिलाएगा, इसको बोलेंगे ध्रुवीय व्यास। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है, गौर कीजिएगा। तो जो नॉर्थ पोल को, यानी आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगा, इसको कहा जाता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय व्यास। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। क्लियर हो गया? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। अब इसका अंतर पूछ रहा था कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से छोटा होता है, तो कितना छोटा होता है? यदि इसका अंतर निकलेगा तो पता चल जाएगा कि आपका ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है। तो चलिए, 6 में 4 गया 2, 5 में 1 गया 4, 7 7 कट गया, 2 2 कट 1 कट गया। ये कितना किलोमीटर बच गया मेरे दोस्त? तो ये आपका 42 किलोमीटर बच गया। इसका मतलब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है, ये विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो आपको 42 किलोमीटर छोटा है। तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन था, और आपने कॉन्सेप्ट से सीखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चे जो पैसे के अभाव में एक अच्छे शिक्षक से नहीं पढ़ पाते हैं या पटना नहीं आ पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए उनका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे राहुल सवरना जीएस पर। और उनको आप शेयर करके उन्हें मुझसे जोड़िए। हम दिखा देंगे कि साइंस की इतनी खूबसूरत दुनिया है, जो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और उनको बहुत ज्यादा फायदा हमारे चैनल के माध्यम से हो सकता है। अतः आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है लाखों बच्चों की तकदीर को बना सकती है। हमारे लिए भी फायदा होगा, आपके लिए भी फायदा होगा, कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकेंगे। क्लियर ना? देखिए, क्लियर हो गया। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 के, तो अंतर कितने का? 42 किलोमीटर का। इसका मतलब ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युतीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कोई कृत्रिम सैटेलाइट छोटा जाता है ऊपर, उसका में अब ये विद्युतीय ऊर्जा का स्रोत जो है, उसमें आपका जो स्रोत होता है वो आपका कौन सा होता है? तो उसमें सोलर सेल जो है, उसमें एनर्जी के रूप में काम करती है किसी भी कृत्रिम उपग्रह के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे समीप है? यानी आपका पृथ्वी जो है आपके सौरमंडल के एक ग्रह है। आपको पता है कि आपका सौरमंडल जो है, सौरमंडल एक तारामंडल है।
आपको पता होगा। और आपके सौरमंडल में 8 ग्रह है। इस 8 ग्रह में एक ग्रह क्या है, वो आपका पृथ्वी भी है। तो आपके सौरमंडल में एकमात्र तारा है जो कि सूर्य है। सौरमंडल जो है, इस सौरमंडल में एक ही तारा है मात्र, और वो तारा आपका कौन है, सूर्य है। और बाद बाकी सारे ग्रह उपग्रह इस सौरमंडल के परिवार हैं। इस सौर परिवार में 8 ग्रह आता है, उसमें से एक पृथ्वी है। अतः पृथ्वी के सबसे समीप की तारा की बात होगा तो आंसर क्या होगा, सूर्य। क्योंकि आपके सौरमंडल में एकमात्र तारा जो है वो आपका सूर्य है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी इसका आंसर सूर्य हो गया। यानी सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कहलाता है। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, सूर्य। और आपने इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया कि सौरमंडल जो है एक प्रकार का तारामंडल है, जिसमें आपके 8 जो है परंपरागत ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, नहीं शनि अरुण वरुण नेपच्यून, ये सब नाम सुने होंगे। और उसमें से एक पृथ्वी भी आपका है, और एकमात्र तारा आपके सौर परिवार में सूर्य है, जिसको सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो आपका सूर्य है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो आप, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है, इसलिए क्वेश्चन दे दिए। एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। कई बार आप देखे होंगे, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, बिहार एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो आप आंसर क्या बोल दोगे, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। अगला, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन है, आपको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि आप भारत के बारे में जानना चाहेंगे तो आप जान ले, भारत जो है इसका पोजीशन क्या है पता है, 19वां पोजीशन है। भारत का पोजीशन क्या है भाई, तो भारत का पोजीशन 19वां है। और सर्वाधिक की बात करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक है, और भारत का पोजीशन क्या है भाई, तो 19वां है। चलिए, तो ये सेशन जो प्यारा सा सेशन आप देख रहे थे, ये सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से फिर अगले क्लास में कल 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तो आप रेगुलर रात के 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ मिलते रहिए। हम आपको साइंस की इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्नों से आपको हम मिलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।